विद्यार्थियों, आज हम फेमिनिज्म के चैप्टर की चर्चा फेमिनिज्म की चर्चा करेंगे। नारीवाद जेंडर इश्यूज़ के संदर्भ में कहा जाता है कि पिछले कुछ वर्षों से लिंग से संबंधित भेदभाव के मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके अभिकरण इस दिशा में सक्रियता दिखा रहे हैं। 1980 में आयोजित कोपेनहेगन विश्व महिला सम्मेलन की रिपोर्ट में अंकित है कि विश्व में कुल संख्या का 50% महिलाएं और 1/3 महिलाएं श्रमिक शक्ति हैं। कुल कार्य घंटों का 2/3 कार्य महिलाएं करती हैं, किंतु विश्व की आय का 10वां हिस्सा ही उनके पास पहुंचता है। विश्व की कुल संपत्ति का 1% ही उनके नाम पर है। अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर पहली बार नवंबर 2016 में कोई महिला निर्वाचित हुई। फ्रांस और जापान जैसे देश की विधायिका में महिला सांसदों का प्रतिशत क्रमशः 7 और 5 से नीचे है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अग्रणी देश ब्रिटेन की संसद में महिला सांसदों की वर्तमान संख्या 18% तक सीमित है। शताब्दियों से बालिकाएं, किशोरियां, युवतियां, वृद्धाएं केवल इस आधार पर भेदभाव का शिकार होती आई हैं कि वे स्त्री हैं। मतलब स्त्री होने के कारण उनको वो सारी सुविधाएं, वो पूरे अधिकार नहीं मिलते हैं जो उनको मिलना चाहिए। अतः आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त किए जाने की मुहिम जारी है। इसी को कहते हैं नारीवाद। लिंग आधारित भेदभाव के जो मुद्दे हैं, विभिन्न अनुसंधानों और अध्ययनों लेखों से समग्र रूप से संपूर्ण विश्व में उन मुद्दों की पहचान कर ली गई है जिनका संबंध महिलाओं के प्रति किए जाने वाले भेदभाव से है। संक्षेप में ये जो मुद्दे हैं उनमें है, पहला है गर्भधारण और प्रसवोत्तर देखभाल। गर्भ परीक्षण में गर्भस्थ शिशु लड़की होने पर उसका गर्भपात करवा देना। यह सुनिश्चित हो जाने पर कि गर्भस्थ शिशु लड़की है, गर्भवती माँ की यथोचित देखभाल न होना। बालिका शिशु हत्या, लड़की पैदा होने पर माँ की उपेक्षा और अपर्याप्त प्रसवोत्तर देखभाल। पुत्री जन्म पर किसी प्रकार का समारोह आदि का आयोजित न होना। बचपन, लिंग आधारित भेदभाव के मुद्दों में दूसरा है बचपन। सीमित और अपर्याप्त सुख सुविधाओं के साथ बालिका का लालन पालन। बालिकाओं को या तो बिल्कुल ही न पढ़ाना या साधारण से स्कूल में पढ़ाना। छोटे भाई बहनों को खिलाने की जिम्मेदारी। स्कूल में पढ़ने वाली बालिका से चौका बर्तन, खाना पकाना, झाड़ू बुहारी जैसे कार्य करवाना। लड़कियों का जन्मदिन न मनाया जाना और उन्हें उपहार आदि न दिया जाना। पढ़ाई पूरी किए बिना ही उन्हें स्कूल न जाने देना। भाइयों की तुलना में बहनों को अधिक त्याग करने के लिए प्रेरित करना। तीसरा है जो लिंग आधारित भेदभाव के जो मुद्दे हैं उसमें किशोर अवस्था में अपनी पसंद की शिक्षा प्राप्त करने से वंचित करना, अपनी पसंद का खेल खेलने से रोकना, लड़कों की तुलना में लड़कियों को मुक्त भाव से आने जाने, सहेलियों से मिलने जुलने, मेला बाजार आदि जाने की छूट या तो कम प्रदान करना या बिल्कुल ही न देना। विवाह, सारे रूप से परिपक्व हुए बिना ही विवाह कर देना। वर पक्ष द्वारा विवाह से पूर्व लड़कियों को इस प्रकार से देखना मानो कि वो कोई वस्तु है। लड़कियों को अपनी पसंद का वर चुनने की स्वतंत्रता न होना। शारीरिक रूप से वर पक्ष विवाह से पूर्व लड़कियों को इस प्रकार देखना मानो वस्तु है। लड़कियों की अपनी पसंद का वर चुनने की स्वतंत्रता न होना। अधिकांश मामलों में माँ बाप द्वारा पुत्री का विवाह अपनी सुविधा और इच्छा से एक अधिकार के रूप में कर देना। सभी प्रकार के योग्य होते हुए भी कन्या से विवाह करने करने पर दहेज लिया जाना। दहेज के लिए बहुओं को शारीरिक व मानसिक यातनाएं देना, जान से मार देना। कतिपय समाजों में पुरुषों को एक से अधिक पत्नी रखने का अधिकार होना। सभी स्त्रियों को इसी प्रकार के अधिकार से वंचित रखना। पति की मृत्यु उपरांत दूसरा विवाह न होने देना, जबकि पुरुष द्वारा पत्नी की मृत्यु हो जाने पर दूसरा विवाह किए जाने की छूट। विधवाओं द्वारा अच्छे कपड़े न पहनने, अच्छे कपड़े और अच्छा भोजन करने, उत्सवों में भाग लेने का प्रतिबंध लगाया जाना। और नेक्स्ट है संपत्ति एवं अन्य शारीरिक आर्थिक संसाधनों पर स्वामित्व। पिता की संपत्ति पर पुत्रियों
पुत्रियों को पुत्रों के सामने उत्तराधिकार प्राप्त न होना, पति की संपत्ति पर पत्नियों का पूर्ण अधिकार न होना, खेत मकान, बैल भैंस, मशीन, मोटर, ट्रक, टिकाऊ घरेलू वस्तुओं के क्रय विक्रय एवं गिरवी आदि रखने पर महिलाओं की इच्छा, अनिच्छा, रुचि, अरुचि आदि का ध्यान न रखा जाना, सार्वजनिक संपत्तियों के सर्जन, रख रखाव, सार्वजनिक संपत्ति के रख रखाव उपयोग में महिलाओं को दखल न के बराबर होना, वैधानिक रूप से स्वयं के स्वामित्व वाले मकान, दुकान, फैक्ट्री या कार आदि के प्रयोग का अधिकार महिलाओं को न कम होना, राजनीतिक प्रशासन में महिलाओं को आनुपातिक रूप से कम पदों पर चुनना, विधायकों में महिलाओं को प्रतिनिधित्व की संख्या के अनुपात में न होना, राजनीतिक दलों द्वारा संसद और विधानसभा के चुनावों में टिकट वितरित करते समय महिलाओं की उपेक्षा करना, महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, गृह सचिव, महालेखा नियंत्रक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त आदि पर आमतौर पर महिलाओं को नियुक्त न क्या करना, रोजगार आय सर्जन के जो मामले हैं, अधिकांश देशों में सार्वजनिक तौर पर रोजगार का अवसरों की समानता होते हुए भी व्यवहारिक महिलाओं को कम ही रोजगार प्रदान करना है। अधिकांश निजी प्रस्थानों में विवाहित महिलाओं को नौकरी पर न रखा जाना, असंगठित क्षेत्र में महिलाओं की पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी दिया जाना, कार्यस्थलों पर महिलाओं का मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न करना, सेल्स प्रमोशन के नाम पर विज्ञापन एवं प्रचार में नारी देह का अपमानजनक प्रदर्शन करना, पर्यटन जैसे उद्योगों में अधिक से अधिक ग्राहक आकर्षित करने के लिए नारी देह एक वस्तु के रूप में उपयोग करना, कारखानों अन्य प्रतिष्ठानों में महिलाओं को नियमित नौकरी पर न दर्शाकर संविदा पर दर्शाना, पुरुष श्रमिकों की अपेक्षा महिला श्रमिकों से अधिक घंटे काम करवाना, महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति पर अभिसमय। इस दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहल उस समय हुई जब 18 दिसंबर 1979 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति पर अभिसमय को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। 30 अनुच्छेदों वाला यह अभिसमय अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार सिद्धांत और सभी जगहों पर महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करने के उपायों को सभी देशों द्वारा वैधानिक रूप से स्वीकृत प्राप्त एवं बाध्यतापूर्ण अभिसमयात्मक अभिलेख है। ये जो अभिसमय एक ऐसा सर्वमान्य दस्तावेज है जो महिलाओं केवल लिंग के आधार पर के विरुद्ध लगाए जाने वाले सभी प्रकार के प्रतिबंधों अथवा महिलाओं को मुख्य धारा से बाहर रखने की प्रवृत्ति पर रोक लगाता है। महिलाओं की वैवाहिक स्थिति को देखे बिना सभी क्षेत्रों राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और नागरिकों को महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करने की मुहिम चलाना है। महिलाओं के विरुद्ध किए जाने वाले भेदभाव का समाप्त करने के लिए सरकार से कानून बनवाना है। यथार्थता में पुरुषों और महिलाओं में बराबरी लाने के लिए अस्थायी तौर पर विशिष्ट उपाय सुझाना है। भेदभाव को पैदा करने वाले या बढ़ावा देने वाले सामाजिक सांस्कृतिक स्थितियों को प्रवृत्त करने के लिए कार्य योजना लागू करना। इस तरह यह अभिसमय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी विधिमान्य सरकारों देशों के सोचने समझने के लिए बाध्य करता है कि यदि लोक कल्याणकारी राज्य का स्वरूप बनाए रखना चाहते हैं तो उन्हें राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में महिलाओं के लिए समान अधिकार व्यवस्था करनी होगी। शिक्षा एवं पाठ्यक्रम तक उनकी पहुँच समान रूप से सुनिश्चित करनी होगी। वेतन और रोजगार में भेदभाव को समाप्त करना होगा। विवाह प्रसूति अवस्था में रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। यह अभिसमय इस तथ्य को भी रेखांकित करता है कि पारिवारिक जीवन में महिलाओं के साथ पुरुषों के भी समान उत्तरदायित्व हैं। यह अभिप्राय इस बात पर भी बल देता है कि सार्वजनिक जीवन में सहभागिता में रोजगार संबंधी दायित्वों के साथ पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करने के लिए बालकों को देखभाल करने जैसी सामाजिक सेवाओं को भी की आवश्यकता है। यह अभिसमय 18 दिसंबर 1979 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा पारित किया गया तथा 1 मार्च 1980 को विभिन्न देशों द्वारा संपुष्टि किए जाने के लिए हस्ताक्षर हेतु खोल दिया गया। अब तक 104 देश इस अभिसमय पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। इस कन्वेंशन के वैकल्पिक प्रोटोकॉल 1999 में ये व्यवस्था है कि इस कन्वेंशन के उल्लंघन की शिकायतें लोग व्यक्तिगत रूप से भेज सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ और महिलाएं
लिंग समानता और स्त्रियों की प्रगति राष्ट्र के सभी पहलुओं के प्रति प्रासंगिक विषय है और महिलाओं की हैसियत पर आयोग द कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वीमेन ECOSOC के अधीन तथा समूचे विश्व में महिलाओं की समानता की दिशा में किए गए प्रगति की जांच और राजनीतिक आर्थिक समाज क्षेत्र में स्त्रियों के अधिकारों को बढ़ाने के लिए सिफारिशें करना 45 सदस्यीय आयोग ने महिलाओं से संबंधित विषयों पर 4 वैश्विक सम्मेलनों का आयोजन किया जिसमें महिलाओं पर चतुर्थ बीजिंग सम्मेलन 95 भी शामिल है। आयोग इस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप गठित प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। महिला भेदभावपूर्ण समिति कमेटी ऑन द एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन आर्थिक एवं सामाजिक विषय विभाग के महिलाओं की प्रगति के निमित्त खंड डिवीजन एवं एडवांसमेंट ऑफ द वीमेन DWW का समर्थन प्राप्त है। ये समिति महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के पालन पर निगरानी रखती है। महिलाओं के निमित्त संयुक्त राष्ट्र विकास निधि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड फॉर वीमेन UNIFEM एक स्वैच्छिक निधि है जो महिलाओं के मानवाधिकारों उनके आर्थिक राजनीतिक सबलीकरण और लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करने वाले नए ढंग के कार्यक्रमों को समर्थन में तकनीकी सहायता देती है। यूनिफिम 3 मुख्य क्षेत्रों में कार्य करता है: उद्यमियों तथा उत्पादकों के रूप में महिलाओं की आर्थिक क्षमता को मजबूत बनाना, शासन नेतृत्व निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, और तीसरा है विकास को अधिक समानतापूर्ण बनाने के लिए महिलाओं के मानवाधिकारों को बढ़ावा देना। यूनिफिम 100 से अधिक देशों में महिलाओं को अपने और अपने परिवार की जिंदगी की गुणवत्ता को उन्नत बनाने के लिए सहायता दे रहा है। महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाले नवाचारित कार्यक्रमों को समर्थन करता है तथा महिलाओं को पहलों की प्रत्यक्ष तकनीकी और आर्थिक समर्थन देता है। यह महिलाओं को बेहतर आचार व्यवहारों उनके विविध कार्यक्रमों की सफलता के पीछे सीखे गए पाठों के संबंध में सूचना प्रदान करता है। स्त्रियों की प्रगति की निमित्त अंतर्राष्ट्रीय शोध और प्रशिक्षण संस्थान इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ वीमेन स्त्रियों की प्रगति 21वीं सदी के सूचना समाज में उनकी पहुंच के समर्थन में एडवांसमेंट ऑफ वीमेन स्त्रियों की प्रगति 21वीं सदी की सूचना समाज में उनकी पहुंच के समर्थन योगदान के लिए नई सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर शोध और प्रशिक्षण कार्य करता है। ये समादेश 1999 में उस समय विस्तारित किया गया जब महासभा ने इंस्ट्रा की नई कार्य पद्धति के रूप में लैंगिक जागरूकता सूचना नेटवर्क प्रणाली जेंडर अवेयरनेस इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क सिस्टम की स्थापना की पुष्टि की। महिलाओं से संबंधित विश्व सम्मेलन जो विश्व भर में महिला उत्थान से संबंधित भेदभाव सद्भाव रुचि और कार्य संभाले हैं और उस पर मतलब एक तरीके से संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलनों ने विश्व भर में महिला उत्थान से संबंधित सद्भाव और रुचि और कार्य संभाले हैं। इस तरह के जो सम्मेलन हुए हैं उसमें पहला सम्मेलन था प्रथम विश्व सम्मेलन। ये मैक्सिको सिटी में वर्ष 1975 में 19 जून से 2 जुलाई के बीच प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में अनेक देशों के सरकार प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन की महत्वपूर्ण उपलब्धि ये रही एक संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा 1976 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष और 75 से 84 दशक को महिला दशक घोषित किया गया। द्वितीय विश्व महिला सम्मेलन प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में बनाई गई प्रथम पंचवर्षीय योजना के मूल्यांकन के लिए और अगले 5 वर्षों के लिए योजना बनाने के लिए कोपेनहेगन में 1980 में 14 जुलाई से 31 जुलाई तक द्वितीय विश्व महिला सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में जो लक्ष्य रखे गए उनमें अगले 5 वर्षों के लिए गुणात्मक संज्ञात्मक लक्ष्य निर्धारित करना, महिलाओं के लिए ऐसे कार्यालय कक्ष आयोग बनाना जिनका महिलाओं से संबंध हो, राजनीतिक और निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं को
कानूनन भागीदारी बनाना, समाचार माध्यमों द्वारा महिला समस्याओं मुद्दों को पेश करने के तरीकों का अध्ययन करना, उनके सुधार करना, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के बीच सहयोग स्थापित करना, पूर्ण सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सभी को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराना तथा प्रशिक्षण तथा शिक्षण के स्तर पर सभी को बराबरी का दर्जा देना। तृतीय विश्व सम्मेलन महिला सम्मेलन जो हुआ नैरोबी में 1985 में 15 से 26 जुलाई के बीच हुई तृतीय विश्व सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ के 124 देशों द्वारा प्रस्तुत की रिपोर्ट से ज्ञात हुआ कि महिला दशक में निश्चित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने में आंशिक सफलता ही प्राप्त हुई। ये तथ्य प्रत्यक्ष रूप से सामने आया कि अनेक देशों में महिलाओं का दर्जा पुरुषों की अपेक्षा निम्न है, जो कि एक विश्व स्तरीय जटिल सामाजिक समस्या है। सामाजिक समस्या है। नैरोबी में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिनिधिमंडलों में नैरोबी प्रगतिशील रणनीतियों का प्रतिपादन किया। इस दस्तावेज संयुक्त राष्ट्र संघ के 124 सदस्य देशों की रिपोर्ट के आधार पर बनाया गया। इस दस्तावेज में 2000 तक महिलाओं की प्रगति के क्षेत्र में कार्य में काम किए जाने की गतिविधियों रणनीतियों द्वारा ढांचा तैयार किया गया। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला आंदोलन काफ़ी उग्र हो चुका है। इस बात का पता है, इसे चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में सेक्रेटरी जनरल श्रीमती गुटरूड मोंगेलो ने कहा कि पेंचिंग में हम ये तय करेंगे कि सामाजिक लिंग भेद मिटाने और महिला और पुरुष के बीच 21वीं सदी में नई साझेदारी के लिए क्या किया जा सकता है। अर्थात आप महिलाएं भी अपने अधिकारों और अपने सामाजिक आर्थिक स्थिति के प्रति सजग है। विश्व महिला सम्मेलन और प्रथम सम्मेलन 75 में मैक्सिको सिटी में, दूसरा सम्मेलन कोपेनहेगन में, तीसरा सम्मेलन नैरोबी में और पांचवा सम्मेलन 1995 में पेंचिंग में संपन्न हुआ। ये जो चतुर्थ सम्मेलन था पेंचिंग में हुआ 4 से 15 सितंबर 95 तक चलने वाले चतुर्थ विश्व महिला सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ के 185 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनको मतदान का पूर्ण अधिकार था। उनके साथ साथ इकोसाक के साथ जुड़े गैर संगठन संगठनों ने भी इसमें भाग लिया, जिनको परामर्श देने का अधिकार था। इस सम्मेलन की तैयारी की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा गठित महिलाओं की स्थिति आयोग को दी गई। इसका प्रस्ताव सचिवालय ने तैयार किया, जिसको अंतिम स्वीकृति के लिए इकोसाक और संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के सम्मुख रखा गया। पेंचिंग विश्व महिला सम्मेलन 1995 के मुख्य उद्देश्य थे प्रतिनिधिमंडलों की प्रगतिशील रणनीतिक उपलब्धियों का पुनरावलोकन करना, समाज में ऐसी स्थिति पैदा करना जिससे महिलाओं को आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिले, 21वीं सदी की वैज्ञानिक, तकनीकी, आर्थिक और राजनीतिक विकास संबंधी चुनौतियों और जरूरतों का सामना करने के लिए साधन उपलब्ध कराना, महिलाओं को समर्थ बनाने के लिए योजनाएं बनाना, ऐसे कार्य योजनाओं की रूपरेखा बनाना जिससे कि नैरोबी प्रगतिशील रणनीति को लागू किया जा सके। चौथे विश्व महिला सम्मेलन बीजिंग में 189 सरकारों प्रतिनिधियों ने बीजिंग घोषणा और कार्य मंच का अनुमोदन किया, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक और निजी जीवन में सभी क्षेत्रों में महिलाओं के योगदान में आने वाली बाधाएं समाप्त करना है। इस मंच ने चिंता के निम्नलिखित महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की। इस मंच ने चिंता की महत्वपूर्ण पहचान की, उसमें महिलाओं पर निरंतर बढ़ता बोझ, शिक्षा के असमान पर्याप्त अवसर, स्वास्थ्य की स्थिति में असमान तथा अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं, महिलाओं के प्रति अत्याचार, संघर्ष का महिलाओं का प्रभाव, आर्थिक ढांचों और नीतियों की परिभाषा तथा उत्पादन प्रक्रिया में महिलाओं का असमान योगदान, अधिकारों और निर्णय प्रक्रिया में असमानता, महिला उत्थान को बढ़ावा देने का पर्याप्त तंत्र, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर मान्य महिला मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता और निष्ठा का अभाव, समाज में महिलाओं के योगदान को प्रचारित करने में जन संचार माध्यमों की अपर्याप्त भूमिका, प्राकृतिक साधनों के प्रबंधन और पर्यावरण के संरक्षण में महिलाओं के योगदान के प्रति अपर्याप्त मान्यता एवं अपर्याप्त समर्थन, बालिका वर्ष 2000 में महासभा के विशेष अधिवेशन में कई देशों में कई नई पहल करने का संकल्प लिया, जैसे हर प्रकार की घरेलू हिंसा के खिलाफ कानूनी व्यवस्था मजबूत बनाना, कम आयु में जबरन विवाह तथा महिला खतना करने जैसे जघन्य कार्यों पर रोक लगाने के लिए सक्षम कानूनी व्यवस्था करना, लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा देने और स्वास्थ्य की देखभाल और उसका निवारक कार्यक्रम को आधारित करके
महिलाओं का स्वास्थ्य सुधार के उद्देश्य से लक्ष्य निर्धारित किए गए। यूएन विमेन संयुक्त राष्ट्र यूएन विमेन संयुक्त राष्ट्र महासभा में 4 वर्ष की मशक्कत के बाद विश्व में महिलाओं की समानता के मुद्दे को प्रोत्साहित करने के लिए एक एकल एजेंसी गठन को 3 जुलाई 2010 को स्वीकृति दी। ये एजेंसी विश्व निकाय के भीतर होगी। महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता के लिए स्थापित इस इकाई को यूएन विमेन के नाम से जाना जाएगा। एक संयुक्त राष्ट्र संस्था के रूप में यूएन विमेन की जनवरी 2011 में क्रियाशील किया गया। यूएन विमेन को संयुक्त राष्ट्र संस्था में स्थापित करने का बजट $50 करोड़ रखा गया है। इसका संस्था का मुख्यालय न्यूयॉर्क में रखा गया है। ये संस्था विमेन के जिन उद्देश्यों को लेकर करती है उनमें है विश्व में महिलाओं और लड़कियों के प्रति होने वाले भेदभाव को मिटाना, महिलाओं को सशक्तिकरण का एम्पावरमेंट करना, महिलाओं और पुरुषों को अभिभावक के रूप में समान दर्जा दिलवाना, महिलाओं का विकास, मानवाधिकार, मानवीय कार्य, सुरक्षा, शांति के क्षेत्र में समान रूप से मदद करना। यूएन विमेन की संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में मुख्य भूमिका दी गई। अंतर सरकारी संस्थाओं जैसे कि कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन को उनके द्वारा नीति निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय मानकों नियमों के संबंध में सभी प्रकार का सहयोग प्रदान करना, सदस्य देशों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के क्रियान्वयन में मदद करना, संयुक्त राष्ट्र संस्था के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ के लिंग समानता के सिद्धांतों के प्रति वचनबद्धता को पूर्ण करना। वर्ष 2011 में यूएन विमेन में भारत को सदस्य बनाया गया। यूएन विमेन द्वारा प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 मार्च 2011 को ये दिवस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की 100वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया गया। प्रथम बार ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी, स्विट्जरलैंड द्वारा 19 मार्च 1911 को मनाया गया था। विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक 2018 विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक 2018 वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का उद्देश्य स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था तथा राजनीति से प्रमुख क्षेत्रों में महिलाओं तथा पुरुषों के मध्य सापेक्ष अंतराल का मापन करना। वैश्विक लैंगिक सूचकांक वैश्विक स्तर पर लैंगिक समानता की स्थिति को प्राप्त करने की दिशा में हुई प्रगति को मापने हेतु बनाया गया सूचकांक है, जो विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा 2006 से प्रत्येक वर्ष जारी किया जा रहा है। नवीनतम सूचकांक 18 दिसंबर 2018 को जारी किया गया। विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक का उद्देश्य स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था तथा राजनीति जैसे प्रमुख क्षेत्रों में महिलाओं एवं पुरुषों के मध्य सापेक्ष अंतराल का माप करना है। ये जो सूचकांक है उसको जारी करने का आधार है आर्थिक भागीदारी व अवसर, शैक्षणिक उपलब्धियां, स्वास्थ्य, उत्तरजीविता, राजनीतिक सशक्तिकरण। ये सूचकांक 0 से 1 स्कोर के मध्य विस्तारित है। इसमें 0 का अर्थ पूर्ण लैंगिक समानता तथा 1 का अर्थ पूर्ण लैंगिक समानता है। वैश्विक व्याप्ति ग्लोबल जो कवरेज है, इस सूची में 4 स्थानों पर नॉर्डिक देश हैं, जहां आइसलैंड लगातार 10 वर्षों में इस सूची में शीर्ष स्थान बना हुआ है। वैश्विक लैंगिक अंतराल 2018 में कुल 149 देशों को शामिल किया गया है। वैश्विक स्तर पर 32% ही लैंगिक अंतराल शीर्ष रहा है। रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक लैंगिक समानता राजनीतिक सशक्तिकरण 7.1 के क्षेत्र में है। भारत की स्थिति के बारे में यदि हम चर्चा करते हैं तो कुल 149 देशों के सूचकांक में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी भारत 108वें स्थान पर है, जबकि वर्ष 2016 की रैंकिंग में ये 87वें स्थान पर है, 87वें स्थान पर था। भारत इससे पूर्व 2015 में 108वें स्थान पर था। सूचना विभिन्न क्षेत्रों में भारत को रैंक के इस प्रकार से: आर्थिक भागीदारी अवसर 142वीं, शैक्षणिक उपलब्धियाँ 114, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता 147वीं और राजनीतिक सशक्तिकरण की रैंक है 119वीं। भारत ने केवल शैक्षणिक उपलब्धियों के वर्ष में 2017 की तुलना में सुधार किया, जबकि आर्थिक भागीदारी अवसर, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता तथा राजनीतिक सशक्तिकरण में वर्ष 2017 की तुलना में गिरावट आई है। समान कार्य हेतु वेतन की समानता के मामले में भारत में प्रगति हुई है। तृतीयक शिक्षा के मामले में भारत में पहली बार लैंगिक अंतराल पूरी तरह समाप्त हो गया है, जबकि प्राथमिक द्वितीय शिक्षा में भी ये अंतराल लगातार तीसरे वर्ष भी समाप्त
वर्ष भी समाप्त रहा। स्वास्थ्य उत्तरजीविता के क्षेत्र में भारत विश्व में तीसरे सबसे निचली रैंक 143 पर है। इसका अभिप्राय यह है कि विगत 10 वर्षों में इस उप सूचकांक में भारत वैश्विक स्तर पर सबसे कम प्रगति की है। सर्वाधिक प्रसन्नता की बात यह है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता कौशल में युक्त कर्मियों की संख्या के मामले में अमेरिका के बाद भारत दूसरे स्थान पर है, परंतु इनके बावजूद इन कर्मियों में अमेरिका एवं भारत में क्रमशः 23% 22% की महिलाएं हैं। रिपोर्ट का सारांश यह है कि वर्तमान स्तर में समग्र लैंगिक अंतराल को समाप्त करने में 118 वर्ष लग जाएंगे, जबकि कार्यस्थल पर महिलाओं पुरुषों के बीच समानता लाने में 202 वर्ष लग जाएंगे। निष्कर्ष ये है कि हाल के वर्षों में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में महिलाओं ने उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन वैश्विक स्तर पर हालिया रूप से पता चलता है कि अब स्थिति उलट रही है। खासकर कार्यस्थल पर महिलाओं पुरुषों के बीच असमानता गहरा रही है। WEF की रिपोर्ट में कहा गया कि वर्ष 2022-34 तक ही हम कार्यस्थल पर महिलाओं और पुरुषों में पूरी समानता को हासिल कर पाएंगे। धन्यवाद।